गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुज्जर जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके मानव भूगोल की जो जनजातियाँ हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एस्किमोज के बारे में देखा, बुशमैन के बारे में देखा। आज हम बात करेंगे गुज्जर जनजाति के बारे में। गुज्जर जनजाति ये मुख्यतः एक पशुचार जनजाति, यानी कि इनकी जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो पशुचारण है। गुज्जर जनजाति पश्चिमी हिमालय में रहने वाला जनजातीय समूह है। ये भारत में हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, यानी इनका जो निवास स्थल जो है वो पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी या पर्वतीय जनजाति है। ये गुज्जर जनजाति के लोगों को मूल रूप से मध्य एशिया के माने जाते हैं। ये माना जाता है कि ये जनजाति जो है पहले मध्य एशिया में थी और मध्य एशिया के बाद में ये वहाँ से प्रवासित होकर भारत में आ गए और वर्तमान में भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र जो है उनमें ये निवास करते हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर के जम्मू, डोडा, कठुआ, उधमपुर, हिमाचल प्रदेश के चंबा, बिलासपुर, सिरमौर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। मुख्यतः ये इन 3 पर्वतीय जो राज्य हैं उनमें पाए जाते हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी प्रदेश, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं कि गुज्जर जनजाति के लोग जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ की दशाएं किस प्रकार की हैं, वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है। गुज्जर लोग पर्वतीय वातावरण में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये लोग काफ़ी कठोर पर्यावरण में रहते हैं, जहाँ पे विषम पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जो है कैसा होता है, विषम होता है, अधिक ऊंचे भाग होते हैं ये। और शीत ऋतु में यहाँ पे लद्दाख की आर्कटिक शीत, यानी कि दशाएं शीत ऋतु में किस प्रकार की होती है, लद्दाख की आर्कटिक शीत जैसी। और ग्रीष्म ऋतु में पुंछ व जम्मू जो है वहाँ पे गर्मी रहती है, यानी कि ये जो लोग जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पे वातावरण की इनकी जो दशाएं हैं वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। कभी उनमें बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं और कभी जो जम्मू का जो क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, यानी कि यहाँ पर जलवायु की जो है विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ शीतकाल में हिमपात होता है, नहीं वर्षा जो है वो किस रूप में होती है, हिम के रूप में। यहाँ का जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, तो निश्चित रूप से कैसा होगा, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ कठोर धरातल है। और इनका मुख्य कार्य क्या है, पशुचारण। तो पशुचारण जो है वो चरागाहों से प्रभावित होता है। जब यहाँ पे शीतकाल में हिमपात होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनकी जो चरागाह होते हैं वो हिमानी से, बर्फ से ढक जाते हैं, जिनसे इनकी आर्थिक क्रिया में परेशानी आती है। अगला ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास जो है वो एक विशेष गतिविधि है जो इनके द्वारा की जाती है। इन पशुचारकों को शीतकाल में ये लोग दक्षिण भाग में रहते हैं, क्योंकि उत्तरी भाग में बहुत अधिक सर्दी होती है तो वहाँ पे रहना संभव नहीं हो पाता। और जो उत्तरी भाग में जब शीतकाल होता है उसमें हिमपात होता है, तो हिमपात की वजह से क्या होता है, वहाँ पे बर्फ़ छा जाती है, तो जिसकी वजह से इनकी जो चरागाह है जो वो बर्फ़ के नीचे ढक जाते हैं, तो ये लोग दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। जैसे ग्रीष्मकाल आता है तो दक्षिण में जो गर्मी पड़ने से घास जो है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे ग्रीष्मकाल के पास में ये पहुँचते हैं तो ये लोग अप्रैल में ये लोग मध्यवर्ती जो चरागाह है वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे इनको घास उपलब्ध हो जाती है, जहाँ ये अपने पशुओं को चराते हैं। मई में जब गर्मी तेज़ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उत्तरी भाग जो है उनकी बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। बर्फ़ पिघलने से वहाँ पे चरागाह है, हरियाली छा जाती है, चरागाह उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ऊंचाई पर स्थित जो ग्रीष्मकालीन चरागाह होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है और बर्फ़ पिघलने से चरागाह उपलब्ध हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये लोग प्रवासित कर जाते हैं। और जो सितंबर में ठंड बढ़नी शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में हिमपात शुरू हो जाता है, तो ऐसे इन लोगों को जो अपने उत्तरी में स्थित जो शीतकालीन जो चरागाह थे, ग्रीष्मकालीन जो चरागाह थे, उनको छोड़कर पुनः मध्यवर्ती चरागाहों में आ जाते हैं। और जैसे अक्टूबर आता है तेज सर्दी पड़ने लग जाती है तो ये वापस दक्षिण में स्थित निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस समय तक क्या निचले क्षेत्रों में जो घास है वो पुनः उपलब्ध हो जाती है।
तो ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ऋतुओं के अनुसार ये लोग प्रवासित होते हैं, शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में। तो ऋतुओं के अनुसार उनके इन लोगों का प्रवासित जो होने की जो क्रिया है, ये जो भ्रमण है, जो ये वर्ष भर चारे की तलाश में करते हैं, तो इस जो भ्रमण को ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी विशेष क्रिया है कि ऋतु के अनुसार जो लोग हैं वो प्रवासित हो रहे हैं। अगला पशुचारण। तो पशुचारण तो इनकी मुख्य गतिविधि है, मुख्य इनका जो जीवन निर्वाह है वो पशुचारण पर निर्भर है, और इसलिए मुख्यतः पशुचारण जनजाति है। और इसके अलावा कुछ मात्रा में कृषि कार्य करते हैं। वैसे तो ये पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे कृषि कार्य कठिन होता है, तो मुख्य कार्य तो इनका पशुचारण, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में ये कृषि कार्य भी करते हैं, खेती भी करते हैं। और जैसे हमने अभी बात की थी ऋतु प्रवास के बारे में, तो जलवायु के अनुसार ये लोग अपना स्थान बदलते, अपने चरागाहों में परिवर्तन करते हैं। तो जलवायु के अनुसार इनके चरागाह जो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन चरागाह जिन्हें मार्गस कहा जाता है। शीतकाल में जो चरागाह होते हैं उनको ये ढाक के नाम से जाना जाता है स्थानीय रूप से। और जो मध्यवर्ती चरागाह ये इन दोनों के मध्य स्थित होते हैं। तो मार्गस क्या है? ग्रीष्मकालीन चरागाह। ढाक क्या है? शीतकालीन चरागाह। आवास यानी जहाँ पे ये निवास करते हैं, तो इनके घर जो है वो प्राय अस्थायी होते हैं। अस्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि हमने बात की कि ये ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो ऋतुओं के अनुसार स्थान परिवर्तन करने के कारण इनके जो आवास, इनके घर जो है वो अस्थायी होते हैं, एक जगह टिक कर ये लोग नहीं रहते। जो व्यक्ति कृषि कार्य करते हैं उनके घर स्थायी होते हैं। कुछ मात्रा में जो लोग कृषि कार्य करते हैं वे लोग एक जगह टिक कर कृषि का कार्य करते हैं। पशुचारक जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के पास खेमे होते हैं, तंबू होते हैं, जिन्हें ये लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे लगा लेते हैं। ये तंबू खाल एवं मोटे ऊनी कपड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का अपना अलग तंबू होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? डेरे के नाम से जाना जाता है। अगला भोजन। ये पशुचारक जनजाति तो मुख्य रूप से जो है इनका भोजन जो है वो पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे डिपेंड करता है। ये लोग चावल, क्योंकि कृषि कार्य तो ये चावल को भी काम में लाते हैं, इसके अलावा मांस का प्रयोग भी किया जाता है। मक्का, गेहूँ की रोटी, दूध से बने पदार्थ जो इनका मुख्य भोजन होता है। अगला है वस्त्र। इनका शीतकाल बहुत कठोर होता है, हिमपात होता है, वर्षा हिम के रूप में होती है, टेम्परेचर जो माइनस में चला जाता है। तो इस प्रकार से इनके जो वस्त्र जो है वो भेड़ एवं बकरी की ऊन से बने हुए होते हैं। तो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में रहने के कारण ये हमने जलवायु से समायोजित होते हैं, जिनके कारण के वस्त्र भेड़ एवं बकरी की ऊन से बने हुए होते हैं। विश्व की प्रसिद्ध पश्मीना, जो कि बहुत ही उत्तम किस्म की ऊन है, वो यहीं पर उत्पादित की जाती है। सामाजिक जीवन। समाज व्यवस्था की यदि बात करें तो प्रत्येक वयस्क पुरुष का विवाह होने के बाद में वह अपना अलग डेरा स्थापित करता है। उसके अपने पशु होते हैं और इनमें स्पष्ट रूप से कार्य विभाजन पाया जाता है। परिवार के सदस्यों में कार्य का स्पष्ट बंटवारा होता है। पुरुषों का काम पशु चराना, आखेट है, जड़ी बूटियाँ एकत्रित करना, कृषि करना, उनसे संबंधित कार्यों को करना है। जबकि स्त्रियाँ जो है प्राय घरेलू कार्य करती है, कुछ लकड़ियाँ एकत्रित करती है, ऊन की कताई यानी विभिन्न कार्य किए जाते हैं। जो सामाजिक रूप से एक मजबूत व्यवस्था रखते हैं उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति ही मुखिया होता है। उसके बाद उसका बड़ा बेटा इस पद को संभालता है। पिता के पशुधन का बंटवारा पिता द्वारा अपने पुत्रों में बराबर बराबर किया जाता है। मुखिया वंश के झगड़ों का निर्णायक होता है और वह गलती पर दंड भी देता है। कई वंश मिलकर एक समूह बनाते हैं। समूह के मुखिया का जो चुनाव है वो जो विभिन्न वंश होते हैं उनका मुखिया करता है, और मुखियाओं का जो समूह है वो जिरगा कहलाता है। ये जीके दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुर्जर जनजाति के मुखियाओं का समूह क्या कहलाता है? जिरगा कहलाता है। अगला बात करते हैं इनकी धर्म, इनकी संस्कृति के बारे में। अधिकांश जो गुर्जर है वो इस्लाम धर्म के यानी मुस्लिम धर्म को मानते हैं,
जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में प्राय सभी जो गुज्जर हैं वो इस्लाम को मानते हैं। कुछ गुज्जर जो है वो हिंदू संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं। तो आज हमने बात की गुज्जर जनजाति के बारे में, उनके जो विशेषताओं के बारे में, उनके निवास क्षेत्र के बारे में, उनकी विशेषताओं के विशेषकर ऋतु प्रवास किस प्रकार से वो जलवायु अनुसार प्रवास होता है, उनके बारे में हमने देखा। धन्यवाद।